दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर एक नए अंदाज में आपके बीच में हम सफल बैच का आगाज करने चल रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक आपकी क्लासें थोड़ी सी कुछ दिनों के लिए डिस्टर्ब चल रहे थे। उसके पीछे कारण ये था कि अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे डायरेक्ट एडमिशन का, और फाइनली डायरेक्ट एडमिशन का जो भी प्रक्रिया थी वो पूरी तरह से फिनिश होने के बाद अब हम फिर से एक नए अंदाज में आपके बीच में चल रहे हैं सफल बैच की अगली श्रृंखला में। जैसा कि आप लगातार कह रहे थे कि भैया इतिहास का भी कोई भी टॉपिक नहीं लिया गया है या कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा गया है, तो बिल्कुल आज के इस वीडियो से हम इतिहास के पहले चैप्टर पर हम चर्चा करने चल रहे हैं, जिसमें आपको पता है इतिहास आपका 50 नंबर का होता है और आपके फाइनली 2 घंटे का पेपर होता है। अब इतिहास आपको पता है, इसका नाम ही इतिहास है, ठीक है। इतिहास में ढेर सारी चीजें आपको पढ़नी हैं और जो नोट्स आपके लिए मैंने सफल बैच के दौरान यहाँ चैप्टर फर्स्ट से हम शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इतिहास का अर्थ, महत्व एवं जानने के स्रोत। जो इतिहास है उसका अर्थ क्या है, आखिरकार इतिहास का अर्थ क्या होगा, इतिहास का हमारे दैनिक जीवन में महत्व क्या है और इसके स्रोत कौन कौन से हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नीचे यहाँ देखिए, सफल बैच का आगाज आज ही ज्वाइन करें। मैंने आपसे बताया है कि अगर आप सफल बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको 220 रुपए में है, मॉडल पेपर है प्लस प्रीवियस ईयर पेपर है और हर एक सब्जेक्ट की क्लासें हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ नंबर 9452331053 ये दिया जा रहा है। आप नहीं, हालांकि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क करिए, हर संभव आपके लिए प्रयास किया जाएगा। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन ले लिए हैं तो आप अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए आप सफल बैच को जरूर ज्वाइन करें। अभी तक आपने बहुत सारे बुकों को परचेज किया होगा, बहुत सारी चीज़ों से पढ़ा लिखा होगा, लेकिन आप डीएलएड के इतिहास में आए हैं तो आप चैनल को जरूर याद करिए। यह चैनल आपको फाइनली आपके अच्छे खासे परिणाम को जरूर दिलवाएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करने से पहले चलेंगे अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले एक निवेदन मैं करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएंगे। और यहां मैं कहना चाहूंगा अगर आपको बैच ज्वाइन करना होगा तो दिक्कत होगी तो आप मुझसे कहिएगा, हर तरह से आपके लिए मैं उपलब्ध रहता हूं, ठीक है। अगर फोन आपका रिसीव नहीं होता है तो बाद में मैं कॉल बैक भी करता हूं, लेकिन आपको बैच आपके परिणाम के लिए, आपके बेहतर प्रदर्शन के लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि आप बैच को ज्वाइन करें। बाकी अदरवाइज आपकी मर्जी, आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में कोई बात नहीं, क्लासें आपकी कंटिन्यू रखी जा रही। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से देख पा रहे हैं इतिहास के चैप्टर नंबर फर्स्ट की शुरुआत इस वीडियो से करने जा रहे हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम आप देख पा रहे हैं, कहा जा रहा है इतिहास का अर्थ, महत्व एवं जानने के स्रोत। मैंने आपको पहले ही बता दीजिए, ध्यान दीजिएगा। आपके बीच में मैं बताना चाहूँगा इतिहास को आपको पता है कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो इतिहास यहाँ देख पा रहे हैं 50 नंबर का आपका पेपर होता है और लगातार अगर आप नोट्स के माध्यम से पढ़ाई करते हैं तो मैं दावा करता हूँ कि आप जो है 45 नंबर से कम नहीं लेके आएंगे। लेकिन हाँ, जितना नोट्स में दिया जाएगा उतना आपको तैयार करना होगा, ठीक है। अगर नोट्स की ज़रूरत आपको पड़ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, महज सिर्फ 220 रुपये का पेमेंट करना है, या आप लिंक के माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं तो 9452331053 पर आप संपर्क करेंगे, आपका हर संभव मदद किया जाएगा। तो चलिए चैप्टर शुरू करने से पहले, चैप्टर का नाम आपने देख लिया, तो इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई जो है इसे आपको जानना है। कहा जा रहा है एटमोलॉजी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। इतिहास को हम इंग्लिश वर्ड में अगर कहें तो हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री शब्द का रूपांतरण है। आगे कहा जा रहा है हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के हिस्टोरिया से हुई है। विश्व कोश के अनुसार यहाँ एक परिभाषा दी जा रही है, ध्यान दीजिएगा।
कुछ लोग कहेंगे कि इसमें आप समझा नहीं रहे हैं, जो लिखा है वही आप पढ़ रहे हैं। बाबू इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। जैसे अगर ये मैथ नहीं है कि मैथ में मैं आपको समझाऊं, साइंस नहीं है मैं आपको समझा पाऊंगा, ठीक है। ये आपका चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं है, शिक्षण अधिगम नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें समझाने वाली हैं मैं हर संभव प्रयास करता हूँ कि आपको एक आसान से लैंग्वेज में समझाया जाए। लेकिन इतिहास में आपको क्या ही मैं समझाऊं, इतिहास को आप अच्छी तरह से खुद पढ़ते हुए चलेंगे। नोट्स में आपको एक स्टैंडर्ड लेवल में देने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, विश्वकोश के अनुसार कहा जा रहा है इतिहास सार्वजनिक घटनाओं का विवरण मात्र है। इतिहास का जन्म आदिकालीन माना जाता है। आगे कहा जा रहा है सर्वप्रथम 500 ईसा पूर्व मनुष्य के कार्यों एवं विचारों को क्रमबद्ध रूप में प्रदान करने का प्रयास हेरोडोटस ने किया है। यहाँ एक साइंटिस्ट का नाम आया है, आपसे पूछा जा सकता है, इसी कारण से हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता या पिता कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आपके इतने ही ऊपर वाले में बन गया। पूछा जा सकता है कि इतिहास के जन्मदाता कौन है, तो आप कहेंगे इतिहास के जन्मदाता हेरोडोटस हैं, ठीक है। या इतिहास का आविष्कार किसने किया, कई तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे पूछा जाए आप उसी तरह से अपने करेक्ट आंसर को लिखने का प्रयास करेंगे, बट सारी चीज़ों का निचोड़ हेरोडोटस से होंगे, ठीक है। इतिहास के जन्मदाता, इतिहास का जो भी पूछा जाए हेरोडोटस से होंगे, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कुछ परिभाषाएं आपके बीच में हैं। इतिहास की परिभाषा प्रोफेसर घाटे के अनुसार कह रहे हैं वह हमारे संपूर्ण अतीत का जो है पूर्ण विवरण एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। जाहिर सी बात है, अतीत माने बीता हुआ, ठीक है। पूर्ण विवरण और वैज्ञानिक अध्ययन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में पाषाण युग से, ठीक है, पाषाण युग से आधुनिक मानव जो है संस्कृत तक, मानव संस्कृत के विकास की कहानी है। यहाँ थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। अच्छी खासी परिभाषाएं हैं। ज़्यादातर परिभाषाएं प्रोफेसर घाटे की पूछी जाती हैं और प्रोफेसर कार्क महोदय की पूछी जाती हैं, ठीक है। अगला कहा जा रहा है कार्क महोदय कह रहे हैं कि शब्दों में महान इतिहास व लेखक अतीत की कल्पना को वर्तमान में अंतर्दर्शन से दैदीप्य करता है और आदर्श इतिहास प्रस्तुत करता है। किसी भी प्रकार की परिभाषा जब भी आप लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप डबल इन्वर्टेड कामा में ही लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, अगला कहा जा रहा है कि हेनरी जॉनसन के अनुसार ये कह रहे हैं कि भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। ये परिभाषा हेनरी जॉनसन की ये पूछी गई परिभाषा है, ठीक है, इसलिए आप इसे जरूर कंठस्थ करिएगा, ठीक है। चलिए, ये पहला पेज था। अगला आपके बीच में आ रहा है, हमने इस पीडीएफ को पहले ही आपके ग्रुप में डाल रखा है, जहां आपने 220 रुपये पेमेंट करके ऐड हुए हैं। इसलिए आप बिल्कुल जो है धैर्यतापूर्वक क्लासें आपकी अब कंटिन्यू चलेंगे। एक क्लास सुबह, एक क्लास शाम को आपको मिलती रहेगी, ठीक है। जोन्स महोदय कह रहे हैं, जोन्स महोदय हमने किसी भी परिभाषा को मिस नहीं किया है, ठीक है। कह रहे हैं जोन्स महोदय इतिहास जीवन के अनुभवों का खास है, ठीक है, जो वर्तमान को समझने में बड़ी सहायता प्रदान करती है। ये चीज़ें फैक्ट है। अगला कहा जा रहा है इतिहास का जीवन में महत्व क्यों है, यह जानने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें। इतिहास जो हमारे दैनिक जीवन में आखिरकार महत्वपूर्ण क्यों है, इसको आपको जानना आवश्यक है। अब कैसे है ये जीवन में सहायक है, बिल्कुल सत्य है। ज्ञान में वृद्धि है। जैसे आप भूतकाल की चीज़ों को जब समझेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी ज्ञान में वृद्धि जरूर होगी। मानसिक परिपक्वता होती है। अगला कहा जा रहा है कि व्यापक दृष्टिकोण का विकास है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। अच्छा, यहाँ फिर आपके मन में आ रहा होगा कि भैया आप तो किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। अब इसमें हम डिफाइन क्या ही करें, आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतिहास को कवर करना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 50 नंबर की बात है, ठीक है, तो 50 नंबर के लिए ये इतिहास ही आपका सबसे बड़ा सिलेबस है ना। आपके प्रथम सेमेस्टर में सबसे बड़ा सिलेबस इतिहास का है, इसलिए इतिहास को हम ज़्यादा तीव्र गति से जो है प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द कवर किया जाए, है ना।
अगला कहा जा रहा है देश प्रेम की भावना जागृत होती है। जाहिर सी बात है, जब आप इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास में तमाम वीरों के बारे में पढ़ेंगे तो आपके मन में ये उत्सुकताएं होंगी, काश उस वीर की तरह हम भी होते। ठीक है। अगला कहा जा रहा है वर्तमान को समझने में हम सहायक, जैसे भूतकालीन चीज़ों को जब समझेंगे तो उसी को लेकर आप वर्तमान को भी समझने का प्रयास करेंगे। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास भी होता है, ये चीज़ें फैक्ट है। अगला कहा जा रहा है सांस्कृतिक एवं सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। कैसे? इतिहास से। ठीक है। तो चलिए यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगला कहा जा रहा है इतिहास का महत्व क्या है। इतिहास के महत्व को जो है निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जाता है। अब इसमें पहला है, ध्यान दीजिएगा, पहले के अंतर्गत कहा जा सकता है कि इतिहास सामाजिक वातावरण को प्रकाशित करता है। अगला, जिससे हम वर्तमान को समझ सकें और भविष्य के बारे में निर्णय कर सकें। ठीक है। चलिए अगला कहा जा रहा है ऐतिहासिक तथ्यों को याद करने से छात्र की स्मरण शक्ति का विकास होता है। जैसे ऐतिहासिक चीज़ों को, जैसे तमाम युद्ध हुए हैं इतिहास में, ठीक है, जब आप उन युद्धों को याद करेंगे जो आपकी स्मरण शक्ति है उसमें कहीं ना कहीं विकास होगा। ठीक है। अगला कहा जा रहा है विभिन्न राष्ट्रों, समाजों, संस्कृतियों, परंपराओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ये चीज़ें तो सही हैं। ठीक है। अगला, विभिन्न संस्कृतियों तथा सभ्यताओं के अध्ययन से कल्पना शक्ति का विकास होता है। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है। ठीक है। एक ही वीडियो में हम फिनिश करने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो लंबा जाएगा, आप स्किप मत करिएगा। ठीक है। चलिए, और एक निवेदन मैं करूंगा कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते, बाबू वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी वीडियो से थोड़ा सा जैसे आप वीडियो को शेयर करते हैं तो थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन होता है, और कोई बात नहीं। ठीक है। चलिए, बाकी शेयर न करना आपका काम है, वो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला है इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत व साधन हैं। देखिए कहा जा रहा है एल्फिंस्टन, ठीक है, भारतीय इतिहास के सिकंदर का आक्रमण के पूर्व किसी महत्वपूर्ण घटना की तिथि निश्चित नहीं की जा सकती। 7 वर्ष बाद, ठीक है, ये ऊपर थोड़ा सा महत्वपूर्ण कम है। ठीक है। इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत में ये पहले साइंटिस्ट हैं, दूसरे अल-बरूनी हैं। ठीक है। कहा जा रहा है 7 वर्ष बाद कावेल ने लिखा है कि हिंदू काल में हम उस समय तक इतिहास की घटनाओं का विस्तार पूर्वक निश्चित रूप से वर्णन नहीं कर सकते हैं जब तक भारत अन्य राष्ट्रों के संपर्क में नहीं आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा आपसे वो महत्वपूर्ण कम है, लेकिन यहाँ अल-बरूनी से जो चीज़ें आ रही हैं वो काफ़ी महत्व रखती हैं। अल-बरूनी के अनुसार चीज़ें कही जा रही हैं कि अल-बरूनी नामक प्रसिद्ध विद्वान 11वीं सदी में भारतवर्ष आए थे। उसने इस संबंध में लिखा है कि हिंदू लोग इतिहास की ओर विशेष ध्यान नहीं देते थे। वे जो है कालानुक्रमानुसार वंश परिचय देने में बड़ी जो है असावधानी रखते थे। जब सूचना देने के लिए विवश किया जाता था तो किंतु पर्यंत होकर कथाएं कहना आरंभ कर देते थे। आगे किन कर्तव्य मूढ़ होकर जो है कथाएं कहना प्रारंभ कर देते थे। ये चीज़ें तो सही है। अगला कहा जा रहा है विद्वानों को जिन साधनों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया वो निम्नवत है। जैसे जो विद्वान हैं वो विद्वान इतिहास को किस प्रकार से खोजने का प्रयास किया है वो आपको जानना है। कहा जा रहा है अनैतिहासिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए, पुरातत्व संबंधी सामग्री हो गई। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी जब आपके घरों में पुराने घरों की खुदाई होती होगी तो उसमें कुछ बर्तन इत्यादि मिलते होंगे, तो उससे भी जो साइंटिस्ट थे पता लगाने का प्रयास किए हैं। विदेशी यात्रियों एवं लेखकों का विवरण भी आपको मिलता है। अनैतिहासिक ग्रंथ कौन से हैं? इसमें वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के अंतर्गत आपको अध्ययन करना है। ठीक है। चलिए यहाँ अगला देखिए आपके बीच में आ रहा है वैदिक साहित्य क्या है, बौद्ध साहित्य क्या है और जैन साहित्य क्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा, वेद या कहा जाए वैदिक साहित्य के अंतर्गत आपके बीच में पहला आता है वेद,
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पूछा जा सकता है कि वेदों की संख्या कितनी है, सबसे प्राचीन वेद कौन से हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को डिस्कस अभी आगे इस वीडियो में कर रहे हैं। वेद पूछे जाए कितने हैं तो आप कहेंगे 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो आप कहेंगे ऋग्वेद है। ठीक है, यहाँ देखिए ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, पुराण जो है, स्मृतियाँ, ये सारे क्या हैं, ये आपके वैदिक साहित्य हैं। अगला यहाँ बौद्ध साहित्य क्या है, जातक, पिटक। यहाँ पूछा जा सकता है, बहुविकल्पी के रूप में आ सकता है। जैसे बौद्ध साहित्य को पूछा जाए कौन बौद्ध साहित्य नहीं है, तो इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा बौद्ध साहित्य के, 1 ऑप्शन दे देगा वैदिक साहित्य के, या 4 ऑप्शन दे देगा बौद्ध साहित्य के, 1 ऑप्शन दे देगा जैन साहित्य के। तो इससे में आपको कन्फ्यूजन होगा, आप इन चीज़ों को कंटेस्ट करिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन इससे बनते आए हैं। ठीक है, कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि जो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत अगर हम कहें तो यहाँ जातक, पिटक, मिलिंद पन्हो, दीपवंश, महावंश, महावस्तु, ललित विस्तर, आगे कहा जा रहा है बुद्ध चरित और सौंदरानंद। ये 2 रचनाएं हैं, बुद्ध चरितम और सौंदरानंद। ठीक है, इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला कहा जा रहा है जैन साहित्य के अंतर्गत परिशिष्ट पर्व, भद्रवाहु चरित्र जो है, अचरांग सूत्र, कलिका पुराण, भगवती सूत्र, कथा कोश, त्रिलोक प्रजापति और लोक विभाग और आवश्यक सूत्र। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपके जैन साहित्य हैं। अगला यहाँ अब आपके मन में आना चाहिए कि वेद के बारे में आपको पढ़ना है, तो हिंदुओं का प्राचीनतम ग्रंथ कौन माना जाता है, तो आप कहेंगे हमारा वेद माना जाता है। आगे ब्राह्मण एवं उपनिषद, उपनिषद कितने होते हैं, आपके 108 होते हैं। सूत्र साहित्य के 3 भाग हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, उपनिषद कितने होते हैं, तो आप कहेंगे उपनिषद हमारे 108 होते हैं। अगला है सूत्र साहित्य के अंतर्गत ये 3 भाग हैं। इसके अंतर्गत यहाँ कल्प सूत्र में वैदिक यंत्रों का वर्णन है। पूछा जा सकता है कि कल्प सूत्र में किसका वर्णन है, तो आप कहेंगे वैदिक जो है यंत्रों का वर्णन है। गृह सूत्र में किसका वर्णन है, गृहस्थ से संबंध रखने वालों का वर्णन है, रखने वाले संस्कारों व कर्मकांडों का वर्णन है। ग वाला है गृह सूत्र के अंतर्गत अगर हम कहें, या धर्म सूत्र, ये गृह सूत्र नहीं है, ये धर्म सूत्र है। धर्म सूत्र में सामाजिक, राजनैतिक, धर्म एवं धार्मिक जीवन से संबंध रखने वाले प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री का वर्णन किया गया है। अब यहाँ आपके बीच में आ रहा है बौद्ध साहित्य। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के भगवान गौतम बुद्ध के वचनों तथा सिद्धांतों का अध्ययन है। जैन साहित्य का अध्ययन जैन साहित्य एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। परिशिष्ट पर्व है जिनकी रचना आचार्य हेमेंद्र जी ने की है। पूछा जा सकता है कि जैन साहित्य का महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है परिशिष्ट ग्रंथ या परिशिष्ट पर्व है, या परिशिष्ट पर्व की रचना किसने की है, तो आप कहेंगे आचार्य हेमेंद्र जी ने किया है। ठीक है, चलिए अगला आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। कुछ आपके ऐतिहासिक ग्रंथ आ रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ से प्रारंभ हो रही हैं, इसलिए कतई आप इन्हें मिस्टेक नहीं करेंगे। पहला है ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत महाकाव्य आ रहा है। महाकाव्य के अंतर्गत अगर हम कहें तो आप समझने का प्रयास करिएगा, रामायण और महाभारत जो तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक दशा पर काफ़ी प्रकाश डालते हैं। ठीक है, अगला महाकाव्य के बाद आपका हो गया, इसी के अंतर्गत पुराण आ रहा है। कहा जा रहा है इनकी संख्या 8 है। पूछा जा सकता है कि पुराण की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 8 है, परंतु इनमें से केवल 5 पुराण मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड एवं भागवत ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व रखते हैं, बाकी जो 3 हैं वो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व नहीं रखते हैं। अगला देखिए अर्थशास्त्र कहा जा रहा है। कौटिल्य तथा पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथों का अत्यंत महत्व है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, आप कहेंगे चाणक्य हैं। कहा जा रहा है कौटिल्य तथा पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथों का जो अत्यंत महत्व है। हर्षचरित्र किसकी रचना, आप कहेंगे बाणभट्ट की है। हर्षचरित्र जो है 620 ईस्वी में हुई, इसकी रचनाकार कौन है, बाणभट्ट जी हैं। अगला है तमिल ग्रंथ
तमिल ग्रंथ के अंतर्गत अत्यंत विशाल साहित्य एवं और विशेषकर जो दक्षिण भारत के साहित्य के अन्वेषण का कार्य इतना महान है कि कभी कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। दीपवंश एवं महावंश क्या है? बौद्ध साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। कौन? पूछा जा सकता है कि बौद्ध साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे दीपवंश और महावंश हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया आपका। अगला आ रहा है विक्रमांक देव चरित्र। इसके अंतर्गत अगर हम कहें तो विक्रमांक देव विल्हड़ का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पूछा जा सकता है कि विक्रमांक देव किसका ग्रंथ है, तो आप कहेंगे विल्हड़ का ग्रंथ है। यह 12वीं शताब्दी के कवि थे। उन्होंने विक्रमांक सम्राट की प्रशंसा में यह ग्रंथ लिखा था। पूछा जा सकता है कि विक्रमांक देव किसका ग्रंथ है, तो आप कहेंगे विल्हड़ का ग्रंथ है। और पूछा जा सकता है कि विल्हड़ जो है किसकी प्रशंसा में यह ग्रंथ लिखा था, या पूछा जा सकता है कि विल्हड़ जो है विक्रमांक देव जो ग्रंथ लिखे हैं वो किसकी प्रशंसा में लिखे हैं, तो आप कहेंगे यहाँ ध्यान दीजिएगा 12वीं शताब्दी के कवि थे। उन्होंने विक्रमांक सम्राट की प्रशंसा में, ठीक है, किसकी प्रशंसा में? विक्रमांक सम्राट की प्रशंसा में ये विल्हड़ नामक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, चलिए साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? पुस्तक का नाम है, लेखक का नाम है, काल का विवरण जो है दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत पुस्तक का नाम जो धर्म साहित्य रामायण महाभारत वाल्मीकि एवं वेद व्यास हैं। रामायण के कौन हैं? आप कहेंगे वाल्मीकि हैं। महाभारत के वेद व्यास हैं। काल का विवरण आर्यों के संबंध में है। अगला आ रहा है धर्मोत्तर साहित्य अर्थशास्त्र के लेखक, जैसा कि मैंने आपको आगे बताया चाणक्य हैं। अगला आर्थिक एवं धार्मिक है। विदेशी यात्रियों में वृत्तांत जो है यात्रा विवरण किसका है? फायान। ये एक चीनी यात्री थे, गुप्त काल से ये संबंध रखते थे। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। आपके बीच में अगला आ रहा है चीनी यात्री। चीनी यात्री फायान के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, कहा जा रहा है चीनी यात्री फायान 399 ईसा पूर्व भारत आया और उसने लगभग 15 वर्षों तक भ्रमण करने के पश्चात अपने देश लौटकर अपनी यात्रा का वर्णन किया। ठीक है, ये तो चीनी यात्री फाहियान का वर्णन है। अगला आपके बीच में है तिब्बत के लेखक हैं। इसके बिना सक्फार्थियन एवं जो है कुषाण लोगों का भ्रमण का पता नहीं चलता। बौद्ध धर्म का इतिहास की पूर्ति के बिना नहीं हो सकती। अगला है मुसलमान लेखक। अब यहाँ पर कुछ मुसलमान लेखक आपके बीच में आ रहे हैं। ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है इसमें हिंदुओं के रीति रिवाज, विवाह तथा साहित्य का अच्छा वर्णन है। मुसलमान लेखक सुलेमान अल-मसूदी जो है फिरिश्ता, आगे निज़ामुद्दीन हसन निजान आदि हैं। ठीक है, और यहाँ मार्को पोलो के अंतर्गत कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो वेनिस ने 1994 या 95 ईस्वी में लगभग दक्षिण भारत आया था। वर्ण तिथियों की क्रमबद्धता में भी यह सहायता पहुंचाते हैं। कौन? ये मार्को पोलो। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में है। देखिए कहा जा रहा है कि इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा कि सरकारी लेखक प्रधानता प्रशस्तियों तथा भूमिदानों के रूप में पाए जाते हैं। गैर सरकारी लेखों को जो है कहीं अधिक इसमें से धार्मिक यंत्र राजनीतिक स्तर पर प्रकाश डालता है। ये चीज़ें छोड़ दीजिए। ठीक है, इससे आपको नहीं मतलब होना चाहिए। अगला है मुद्रा आपके बीच में आ रही है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मुद्रा के अंतर्गत हम कहें तो प्राचीन मुद्राएं, प्राचीन काल की मुद्रा प्रायः जो है चिन्ह अथवा चिन्ह होते थे। इन मुद्राओं का केवल धार्मिक एवं कलात्मक महत्व हो सकता है। कौन सी मुद्राओं का? प्राचीन मुद्राओं का। प्राचीन मुद्राओं का जो महत्व है वो धार्मिक हो सकता है या कलात्मक महत्व हो सकता है। अगला है यूनानी मुद्राएं। यूनानी मुद्रा के अंतर्गत जो है यूनानियों के आक्रमण के बाद में ये मुद्राएं निकले। इसमें सम्राटों के नाम ज्ञात होते थे। ये जो यूनानी मुद्राएं हैं, यूनानी मुद्रा जो है वो कब निकली है? कहा जा रहा है यूनानियों के आक्रमण के बाद ये मुद्रा निकली है, जिसमें सम्राटों के नाम भी ज्ञात होते हैं। लगभग 30 यूनानी सम्राटों एवं जो है सामग्रियों के जो है परिचय इन मुद्राओं से मिलते हैं। कितने? 30 यूनानी सम्राटों के। ठीक है, चलिए आगे कहा जा रहा है
कि भारतीय राजाओं की मुद्राएं, ये भारतीय राजाओं की कौन सी मुद्राएं, ध्यान दीजिएगा। आगे कहा जा रहा है भारतीय राजाओं मुद्राएं चलाई गई, या कहा जाए जो मुद्राएं चलाई गई नृत्यात्मक एवं लोकतंत्रात्मक दोनों प्रकार के राज्यों के इतिहास में जानने के सहायक सिद्ध होती हैं। कहा जा रहा है मालय, यौंधे, पांचाल के मित्र राजाओं के इतिहास में प्रमुख साधन या मुद्राएं हैं। ये थोड़ा सा इतिहास आपको इंटरेस्टेड कम लग रहा होगा, क्योंकि इंटरेस्टेड कम इसलिए है, इसमें कोई चीज़ समझने वाली नहीं है बाबू, ठीक है। जो चीज़ आप देखेंगे समझ ले जाते हैं तो बेहतर है आपके लिए। इतिहास आपको थोड़ा सा रटना पड़ता है, जैसे जो सन हो गए, जो और भी चीज़ें हो गई, वो आप समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट इंटरेस्टेड कम है, इंटरेस्टेड तो होता है ऐसा नहीं है, लेकिन अभी आगे इंटरेस्टेड चीज़ें आपको आएंगी। ये पहला तो चैप्टर आपके लिए है, वो थोड़ा सा इंटरेस्ट उसमें कम बच्चों का होता है। आप अभी से परेशान ना होइएगा, अभी तो हमारा सफ़र शुरू हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे सफ़र आगे चलेगा वैसे वैसे नई नई चीज़ें आएंगी और जानने की उत्सुकताएं भी आपके मन में होती रहेंगी, ठीक है। चलिए अगला स्मारक आ रहा है। कुछ आपको स्मारक के बारे में, जैसे तमाम स्मारक बने हुए उनके बारे में आपको जानना है। कहा जा रहा है 2 भागों में बांटा गया है, देसी विदेशी। क्या स्मारक आपके बीच में 2 भागों में बांटा गया है, एक देसी है एक विदेशी है। देसी स्मारक चिन्ह कौन कौन से हैं? तक्षशिला में जो खुदाई हुई उसमें जो है कृषाण काल के कालक्रम में संदेह को अधिकांशतः दूर कर दिया गया। सारनाथ का स्तंभ भारतवर्ष का सर्वोच्च नक्काशी है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब ये लास्ट मुझे लग रहा है कि संभवतः एक पेज और बचा हुआ है जिसे बताने। देखिए यहाँ विदेशी स्मारक चिन्ह कौन से हैं। जावा और कंबोज में जो स्मारक चिन्ह उपलब्ध हैं उनमें से भारत की कला का ही नहीं वरन प्राचीन काल के उपनिवेश स्थापना अभिरुचि का भी ज्ञान प्राप्त होता है। आगे कहा जा रहा है मलाया में इस देवालय तथा कुछ पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई, जिनमें से पता चलता है कि यहाँ के निवासी हिंदू थे, शिव पार्वती गणेश नंदी आदि की पूजा करते थे। ये विदेशी स्मारक चिन्ह के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके बीच में आ रहे हैं, इन्हें भी आप ध्यान दीजिएगा। वन लाइनर है, पुरातत्व प्राक इतिहास के विषय में जो है, पुरातत्व क्या है पूछा जा सकता है कि प्राक इतिहास के विषय में जानकारी देने वाले विषय को पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्ववेत्ता के कार्य जिन विद्वानों को देख रेख में खुदाई का कार्य किया जाता है वो पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। वह खुदाई करके वहां से प्राप्त वस्तुओं का परीक्षण करके प्राचीन सभ्यता के बारे में जानकारी देता है। आगे कहा जा रहा है महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाग्रंथ है, या महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाग्रंथ है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है, आप मिसप्रिंट को सुधार करिएगा। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। पुराणों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे 18 है, ठीक है। अगला कहा जा रहा है कि हर्षचरित किसकी रचना है? हर्षचरित की रचना बाण ने की है या बाणभट्ट ने की है, जो भी आप कह लीजिए। पतंजलि के महाभाष्य पूछा जा सकता है कि पतंजलि के जो है महाभाष्य के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे महर्षि पतंजलि हैं। अत्यधिक महत्व रखते हैं ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद है। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये भी आता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद है। लास्ट आ रहा है वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ईसा पूर्व का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आशा करते हैं दी गई जानकारी से यह जो वीडियो आपके बीच में किया इससे आप संतुष्ट होंगे। देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ इतिहास में थोड़ा सा आपको रटने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे, समझने के बाद आप उसे ध्यानपूर्वक कंठस्थ करेंगे उतना ही आगे आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। चूँकि 50 नंबर का मामला होता है, 50 में आप कितना नंबर गेन करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। हर संभव मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अच्छी से अच्छी क्लासें आपके लिए प्रोवाइड किया जाए। बाकी अदरवाइज कहीं क्लासें में दिक्कत होती हैं तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करें 94 52 33 10 53 पर, हमेशा ये नंबर आपके लिए उपलब्ध है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।